हेलो गाइस। तो कल हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया था। उसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की कल हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने पूरा बताया था कि कैसे नोज से होते हुए फिर हमारा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में हमने डिवाइड किया, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, सेकेंडरी, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और अल्टीमेटली एल्वुलाई में होकर हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक डायग्राम बनाया था लंग्स का, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा, जिसमें हमने पूरा आपको डायग्रामेटिकली सब कुछ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब आज मैं बात करना चाहूँगा, जैसे ये पूरा हमने बोल दिया ये लंग है। ठीक है, तो अब लंग के अंदर देखिए मैं बताऊँ तो देखिए, सबसे पहले तो डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, कल मैंने एक लेयर नहीं बनाई थी इसकी। ठीक है, ये जो होता है ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, तो जो लंग्स होता है वो कवर्ड होता है एक डबल वॉल्ड प्लूरा, डबल लेयर्ड प्लूरा से। ठीक है, ये जो होते हैं इसको हम प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, डबल लेयर्ड प्लूरा से ये पूरा का पूरा लंग्स कवर्ड होता है। ठीक है, और इनके बीच में ये देखिए, ये इसके बीच में क्या मिल रहा है, ये चीज़ जो है इनके बीच में, भाई ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, कि दो प्लूरल, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इनके बीच में क्या मिल रहा है, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। इनके बीच में मिलेगा आपको प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। ठीक है, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली हो गई आपको इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब लंग्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं पल्मोन। लंग्स के लिए हम यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ, उसके लिए हम पल्मोन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कल, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में मैंने बताया था कि एब्डोमेन में जो कैविटी मिलती है आपको वो आ गई एब्डोमिनल कैविटी, थोरेक्स में जो मिल रही है वो थोरेसिक कैविटी। तो ये याद रखिए, जो हम बॉडी को किस तरीके से क्लासीफाई करें, जो हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी वाला, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरेक्स में मिलता है। ठीक है, एक आप थोरेक्स कह सकते हैं इसको, और नीचे वाला है वो पूरे कंबाइंड को हमने क्या बोल रखा था, एब्डोमेन बोल रखा था। ठीक है, ऐसे आपको ये याद रखना है। अब मैं बात करूँ, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसका फ़ायदा क्या है, ये हेल्प क्या करती है, मतलब फंक्शन क्या है इसका। इसका फंक्शन ये है कि ये फ्रिक्शन रिड्यूस करती है। जो लंग का जो सरफेस है उसके ऊपर जो भी फ्रिक्शन लगता है उसको ये रिड्यूस करती है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन दी लंग सरफेस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहती है, इट इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग। ठीक है, थोरेसिक लाइनिंग ठीक है, मैंने बोला ये थोरेसिक कैविटी होती है और ये थोरेक्स का पार्ट है, तो बाहर वाली तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा का पूरा थोरेसिक लाइनिंग से, जो थोरेसिक कैविटी है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, जबकि जो इनर वाली है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो किससे कॉन्टैक्ट में मिलेगी, वो आपको मिलेगी लंग के सरफेस पे। ठीक है, जो भी आपका जो लंग सरफेस है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में, ऑब्वियस ही बात है ये लंग है। ठीक है, लंग के सरफेस ये जो, क्योंकि हमने क्या बोला, जो हमारा ये ब्रोंका है, ब्रोंकियोस, और ये जो हमारा एल्वोला है, यही हमने अल्टीमेटली मिला के लंग बोला है, तो ये लंग के ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में है। कौन सी, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन तो किससे क्लोज कॉन्टैक्ट में है, विद दी लंग सरफेस, और आउटर वाली किससे क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रही है आपकी, जो आपके थोरेसिक लाइनिंग की। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं बोलूँ तो इसमें देखिए दो पार्ट होते हैं। हमने कल पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर किया था, कहाँ से शुरू किया था, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से, यहीं से शुरू किया था हमने, नाक से शुरू किया था, वहाँ से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। ठीक है, ब्रोंकाई भी आ गए, ब्रोंकियोल्स बोल रहा हूँ मैं, ब्रोंकियोल्स में भी कौन सा, आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या बनाता है, ये बोलते हैं हम इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। अभी इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है कंडक्टिंग पार्ट, क्या फंक्शन है। इसके अलावा जो भी आपकी एल्वुलर डक्ट्स है, जो भी एल्वुलर डक्ट्स हो गई या एल्वुलाई, जो भी पूरा एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलाई वगैरह का जो भी पोर्शन आ गया, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, ये एक्सचेंज जोन बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंडक्टिंग जोन हो गया। ठीक है, और ये कौन सा आ गया, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जोन। कौन से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का पूरा पार्ट, जो सबसे लंबा वाला पार्ट हो गया वो कंडक्टिंग पार्ट, बाकी ये वाला पूरा पार्ट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जोन। तो अब हमने इसको क्यों बोला है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जोन क्यों बोला हमने इसको, और उसको कंडक्टिंग जोन क्यों। तो सबसे पहले मैं ये बताऊँ, इसको रेस्पिरेटरी जोन इसलिए बोला है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मेन जो आपका जो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, जो आपका एक्चुअल डिफ्यूजन होता है किसका, ऑक्सीजन और CO2 का, जो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है वो कहाँ होता है, वो एल्वुलाई में होता है। ठीक है, वो एल्वुलाई में होता है अल्टीमेटली, किसके बीच में, जो आपका ब्लड के अंदर से CO2 और एटमॉस्फेरिक एयर से O2, इनका जो आपका एक्चुअल डिफ्यूजन होता है वो कहाँ देखने को मिलता है, एल्वुलाई में देखने को मिलता है। इसलिए इसको हमने बोला रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज जोन। इसको कंडक्टिंग जोन क्यों बोला हमने, कंडक्टिंग जोन इसलिए बोला, देखिए
क्योंकि इसके कुछ फंक्शंस हैं। देखिए कंडक्टिंग जोन हमने क्यों बोला, क्योंकि ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, कंडक्ट करती है, ट्रांसपोर्ट करती है जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको एल्वोलाई तक लेकर आने का इसका काम है। ऑब्वियस ही बात है, इसके टर्मिनल ब्रोंकियोस के बाद आपको क्या आता है, एल्वोलाई आता है, तो वहाँ तक एल्वोलाई तक लेकर आने का काम किसका, कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट का हो गया। तो ये ट्रांसफर करती है एटमॉस्फेरिक एयर को, जो आपकी ऑक्सीजन है उसको, ठीक है, एल्वोलाई तक, पहली बात। प्लस ये क्या करती है, उस एयर को क्लियर करती है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी आपकी एयर ला रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है वो शुद्ध, आप एकदम शुद्ध हवा तो होगी नहीं, उसमें कई तरह के आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह फॉरेन पार्टिकल्स मिलेंगे, तो उससे क्लियर करती है ये, इसके अंदर जो कंडक्टिंग जोन होता है उसके अंदर से, ठीक है, म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये सब क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा उस एयर को ह्यूमिडिफाई करती है। ह्यूमिडिफाई का क्या मतलब हुआ, मॉइस्ट करती है उस एयर को, ठीक है, उस एयर को मॉइस्ट करती है। प्लस उस एयर को ब्रिंग द एयर टू दी बॉडी टेम्परेचर, बाहर जो एयर है वो पता नहीं किस टेम्परेचर में है, लेकिन हमको तो जो एयर चाहिए वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चाहिए, तो वो जो एयर है उसको ये ह्यूमिडिफाई करती है, मॉइस्ट करती है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करती है। ये सारा फंक्शन किसका है, ये सारा फंक्शन आपका होता है कंडक्टिंग जोन का, ठीक है। रेस्पिरेटरी जोन का क्या काम है, उसका सिर्फ एक फंक्शन है, जो एक्चुअल डिफ्यूजन जो होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और जो आपकी ब्लड की जो CO2 है ब्लड में से वो एक्सचेंज होते हैं, ये आपका रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन आ गया, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूँ लंग्स के बारे में, अगर उसकी एक बार एनाटमी की बात करें हम लंग्स की, ठीक है, तो लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं ये मैं बता चुका हूँ, थोरेसिक में कैविटी में सिचुएटेड, थोरेसिक चैम्बर बोल सकता हूँ मैं उसको, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक तरीके से आपका, ठीक है, चैम्बर हो गया, ये मैं क्या बोलूँ, थोरेसिक चैम्बर बोल दूँ मैं एक बार इसको, उसमें आपके लंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो थोरेसिक चैम्बर होता है वो एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है, मतलब एयर जो होता है वो ऐसा कहीं नहीं आ सकती, इसमें कोई ऐसा छेद नहीं होता, इसमें कहीं ओपनिंग नहीं होती जहाँ से एयर घुस सके। एयर आएगी तो सिर्फ इस रास्ते से आएगी और कहीं से एयर नहीं आ सकती, तो क्योंकि ये एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। अब आपका ये जो थोरेसिक चैम्बर होता है, ठीक है, ये इसकी वॉल्स कैसे बनी होती है। देखिए अगर मैं बात करूँ हमारी बॉडी की, तो देखिए जो आपका आगे वाला हिस्सा जो होता है, जहाँ पे आपका स्टमक वगैरह जो पूरा आगे वाला हिस्सा होता है, उसको आप बोलते हैं वेंट्रल साइड। ये इन जनरल ये याद कर लीजिए, ठीक है। जो आपका आगे वाला हिस्सा होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं, और पीछे जो आपकी पीठ जो होती है ना, पीठ वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कौन सा आ गया, आपका पीठ वाला हिस्सा, ठीक है। और जो वेंट्रल साइड कौन सा आ गया, आगे वाला हिस्सा आ गया, ये वेंट्रल। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आगे। देखिए मैं कई चैप्टर्स में आप लोगों से बोलूँगा डॉर्सल वेंट्रल, तो उससे आप समझ जाइएगा। डॉर्सल बोल रहा हूँ मतलब पीछे वाले हिस्से की बात करो, वेंट्रल बोल रहा हूँ मतलब आगे वाले हिस्से की बात करो। आपको बहुत चैप्टर्स में बहुत जगह ये चीज़ सुनने को मिलेगी, तो ये कंसेप्ट आज आप एकदम याद कर लीजिए कि पीछे वाले हिस्से को हम डॉर्सल बोलते हैं और आगे वाले हिस्से को हम वेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बोलूँ तो डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सली वेंट्रिकल क्या वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम, ये आप लोग देख ही सकते हैं। पीछे क्या होता है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जो हमारी पूरी की पूरी, तो वो आ गई पीछे वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड में क्या मिलता है, वेंट्रल साइड में मिलता है स्टर्नम, ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे क्या होता है, ठीक है, आगे वाले चैप्टर्स में। वेंट्रल साइड में आपको मिलेगा स्टर्नम देखने को मिलेगा। लेटरली क्या मिलते हैं, लेटरली आपको मिलते हैं रिब्स। ये हम थोरेसिक चैम्बर के हम बात कर रहे हैं कि उसके वॉल्स कैसी होती है, वेंट्रली क्या प्रेजेंट होता है उसके वॉल में, डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है, लेटरली आपको रिब्स देखने को मिलते हैं। कभी भी अगर आपने देखा हो तो किसी का भी अगर जो स्किन हटाएंगे ये जो ऊपर वाली, तो उसमें फिर सबसे पहले क्या मिलेगी, रिब्स मिलेंगी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये लेटरली आती है। लोअर साइड में, अब नीचे की तरफ क्या होता है, लोअर साइड में एक डोम शेप्ड, ठीक है ना, डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट होता है। इसका नाम आपने सुना होगा डायफ्राम, ठीक है। डोम शेप कैसा, ऐसा इस शेप में होता है, ये इसकी ओरिजिनल शेप होती है डायफ्राम की। तो ये आपका जो थोरेसिक चैम्बर है उसके आप कैसे डायमेंशंस आ गए, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल और लोअर साइड के, ये इंपॉर्टेंट ही याद कीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो जो एनाटमी का सेटअप है आपके लंग्स का, ठीक है, अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। द एनाटमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरेक्स, मैं लिखते भी जाता हूँ साथ साथ। देखिए जो एनाटमिकल सेटअप है, एनाटॉमिकल सेटअप है किसका, लंग्स का, किस में है, थॉरेक्स में, ठीक है। मैंने बोला लंग्स थॉरेक्स में प्रेजेंट हैं। इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, हमने बोला थॉरेक्स में थोरेसिक कैविटी होती है, तो थॉरेक्स ये वाली जो ये पूरी लंग्स के बाहरी जो भी कैविटी होगी, ये थोरेक्स कैविटी होगी थॉरेक्स में प्रेजेंट होती है। तो अगर इस थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में कोई भी चेंज आता है, विल बी रिफ्लेक्टेड इन लंग कैविटी। और लंग की कैविटी को क्या नाम देंगे हम, पल्मोनरी। मैंने अभी वर्ड यूज़ किया था लंग के लिए, हमने पल्मोन, तो लंग की कैविटी का नाम
पल्मोनरी कैविटी, मतलब इस लंग्स के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, पल्मोनरी कैविटी। अभी समझते हैं इस लाइन को। देखिए ये लाइन बोल रही है कि एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थॉरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन लंग कैविटी। मतलब कि अगर लंग इस तरीके से सेटअप होते हैं, ठीक है ना, थॉरेक्स में, कि अगर बाहर ये जो थॉरेसिक कैविटी है, इस बाहर वाली कैविटी में अगर कोई भी चेंज आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग अंदर वाली कैविटी जो कि कौन सी है, लंग की कैविटी, पल्मोनरी कैविटी में भी चेंज आएगा। मतलब अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो देखिए ये डायरेक्ट लाइन आपके क्वेश्चंस में आती है, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस में आ जाती है। इसमें वो उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे थॉरेसिक कैविटी की जगह पल्मोनरी लिख देते हैं और पल्मोनरी की जगह थॉरेसिक। उल्टा नहीं हो सकता, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है। मतलब अगर थॉरेसिक कैविटी में कोई चेंज आया तभी पल्मोनरी कैविटी में चेंज आएगा। क्यों? ये देखिए ये ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली, बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम। देखिए हम जहाँ सभी जानते हैं लंग्स जो है हमारा अंदर वाला स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, उसको आप अप्रोच नहीं कर सकते डायरेक्टली। प्लस मैंने बोला ये किससे सराउंडेड है, एक एयर टाइट चैम्बर से, जो आपका थॉरेसिक चैम्बर है उससे सराउंडेड है। मतलब आप डायरेक्ट लंग्स को हाथ लगा नहीं सकते, आपको पहले इस एयर टाइट चैम्बर से होते हुए अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को आप चेंज कर ही नहीं सकते कि आप सोचो कि मैं पल्मोनरी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि अगर थॉरेसिक वॉल्यूम जो है, थॉरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है, अगर उसमें चेंज आ गया तो पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम में अपने आप चेंज आ जाएगा। इसीलिए ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सी बार आपको ब्रीथिंग कम ज़्यादा करने के लिए ये सब करना पड़ता है कि थॉरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को कम ज़्यादा करेंगे तो अपने आप ये भी कम ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्टली आप इसको हाथ ही नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये अंदर ही अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं फाइनली वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैंने बोला था कि कल ही मैंने बोला था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक चीज़ कभी नहीं है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। आज मैं रेस्पिरेशन के एग्जैक्ट डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब रेस्पिरेशन को मैं बात करूँ तो ये एक लाइन में नहीं आएगा, ये स्टेप्स में आता है। रेस्पिरेशन को अगर मैं बोलूँगा तो स्टेप्स में बताऊँगा कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। पहला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप होता है ब्रीथिंग। तो अब आप लोग क्लियर हो गया होगा, ब्रीथिंग अपने आप में जो डिफाइन थी वो रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप है। मतलब पूरी की पूरा रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीथिंग नहीं होता। मतलब ये कि अगर हम ब्रीथिंग करेंगे तो वो तो एक स्टेप में आएगी रेस्पिरेशन। जैसे ब्रीथिंग को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसका दूसरा नाम ये याद रखना है आपको। ब्रीथिंग को बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आप जैसे बोलते हैं ना कि वेंटिलेशन नहीं है घर में क्योंकि खिड़की नहीं है, तो मतलब हवा आना जाना, तो वो वेंटिलेशन हो गया, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, एटमॉस्फेरिक एयर तो अंदर आती है और जो आपकी CO2 है वो बाहर जाती है। जो कि CO2 कहाँ से, एल्वुलर से आती है, एल्वुलर एयर से आती है, वो जाती है बाहर और एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है इनसाइड। ये आ गई हमने बोलती ब्रीथिंग। अब रेस्पिरेशन में सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कहाँ पे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हम मेन जो हम बोलते हैं ना, जो हमारा जो हमने क्या बोलता है एक्चुअल, हमने जो डिफ्यूजन यहाँ पे बात की थी, जो एक्सचेंज जोन था, यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। कैसे? क्योंकि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से वो आएगी अंदर, एल्वुलाई के अंदर आई, एल्वुलाई से होते ब्लड में जाएगी, ठीक है। और जो आपकी CO2 है वो एल्वुलाई से होते हुए बाहर जाएगी एटमॉस्फेरिक एयर में, जिसमें हम ऑक्सीजन तो ले रहे हैं अंदर, ठीक है, थ्रू एल्वुलाई। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं थ्रू एल्वुलाई, किस में, ब्लड के अंदर। और CO2 जो हम ले रहे हैं वो भी वही थ्रू एल्वुलाई एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जा रही है। ये हमारा डिफ्यूजन होता है एल्वुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ये हमारा कहाँ हो रहा था, ये माउथ पे हो रहा था। ब्रीथिंग हम कहाँ करते हैं, माउथ से करते हैं या फिर नोज़ के थ्रू करते हैं। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। भाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई ब्लड में। अब ब्लड पूरे आपको सारे टिश्यूज़ तक पहुँचाएगा, प्लस CO2। अब CO2 सारे टिश्यू से लेके आनी है हमको, तो CO2 जो है वो भी ब्लड लेकर आएगा। तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है इन चीज़ों का, वो आ गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप में बात करूँ तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ फिर से मैंने बोला है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, लेकिन की बार कहाँ हो रहा है, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। वो कहाँ हो रहा था, वो एल्वुलाई के अक्रॉस हो रहा था। अब ब्लड और टिश्यूज़ में ऑब्वियस ही बात है कि अब टिश्यूज़ के पास पहुँचा। देखिए ये ब्लड है, सपोज़ ये आपका ब्लड है, ये आया आपका एक टिश्यू, ठीक है, ये टिश्यू आ गया। अब ब्लड के पास क्या है, सपोज़ यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ब्लड बोला भैया ऑक्सीजन ले लो, टिश्यू बोला मैं ले लूँगा पर तुमको CO2 लेनी पड़ेगी। तो ये देखिए ये ऑक्सीजन आई, अब इसके पास क्या है CO2, ये इसमें गई। तो ये क्या हुआ, ये टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया।
ऑक्सीजन आ गई अंदर, CO2 गई बाहर, CO2 किस में चले गई, ब्लड में, और ये ब्लड फिर वापस एल्वेलाई तक जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी। ये एक मैकेनिज्म है, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ एक आप लोगों को एक रफ आइडिया के लिए बताया है। ऑक्सीजन अंदर आई टिश्यू के, CO2 बाहर चले गई, ठीक है, ब्लड ले गया और एल्वेलाई से होते हुए बाहर चले गई CO2। तो ये आ गया डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। चौथा और पांचवा और फाइनल स्टेप रेस्पिरेशन का, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन आ गई, अब ऑक्सीजन का करेगा क्या, तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स यूटिलाइज करेंगे ना टिश्यू के, फॉर, कल ही मैंने बोली थी कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जो हमारे जैसे ग्लूकोज है उसको तोड़ने के लिए या उसके एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए प्लस CO2 निकलेगी, तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या, रिजल्टेंट क्या रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे, CO2। सपोज मैंने बोल रहा हूँ जैसे मान लीजिए ग्लूकोज आया, इसके साथ हमने ऑक्सीजन दी, तो क्या निकला, एक तो एनर्जी बनी प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी, CO2 ऐसे बाहर निकल जाएगी, O2 अंदर आ गई। तो ये 5 स्टेप में आपका रेस्पिरेशन पूरा होता है। ब्रीथिंग, डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज अक्रॉस ब्लड, ठीक है, बाय द ब्लड, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, फिर डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़, और फिर उनका यूटिलाइजेशन। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आपको रेस्पिरेशन के 5 स्टेप याद रखने। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ब्रीथिंग होती है। अब वैसे चलिए देखिए, अगर मैं ऊपर से चलूँ, माउथ से आपने सबसे पहले की ब्रीथिंग, माउथ से फिर आप नीचे आए, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से तो एल्वुलाई पे आए, वहाँ पे हुआ डिफ्यूजन, ठीक है, बिल्कुल आप अपने बॉडी को देखते हुए कीजिए। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, डिफ्यूजन किया अक्रॉस एल्वुलाई, ठीक है, फिर अब ब्लड ले लिया, अब ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में गया, वो तीसरा स्टेप हो गया। चौथी में स्टेप में हमने क्या बोला, भाई बॉडी में जाएगा तो घूमते थोड़ी रहेगा, किसी को देगा, तो टिश्यूज़ को उसने दिया, तो वो आ गया आपका चौथा स्टेप हो गया, ठीक है, जहाँ पे उसका एक्सचेंज हो गया वापस से। पांचवें स्टेप में क्या हुआ, अब टिश्यूज़ क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे और CO2 निकाल देंगे। तो ऐसे हमारा रेस्पिरेशन पूरा हुआ। ये मैंने आप लोगों को एक जनरल आइडिया हमारा रेस्पिरेशन की डिफाइन क्या होती है और ये सब कुछ आ गया। अगर आपसे व्हाट इज़ रेस्पिरेशन पूछ लेगा, तो वो अगर 2 मार्क्स में भी पूछता है तो उसमें आपको यही पूरा लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स में जनरली वो व्हाट इज़ ब्रीथिंग पूछेगा, रेस्पिरेशन नहीं बोलेगा, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछे, 3 मार्क्स में पूछा, आपको पूरा का पूरा कंटेंट छापना है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का अभी स्टार्टिंग। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।